अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी 21 अप्रैल 2026 और आज बहुत खूबसूरत सा दिन बना हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो मैं आज अपने रिसर्च सेंटर नहीं गया हूँ। मैंने अपने सुपरवाइज़र को बता दिया हुआ था कि मैंने आज जनाब नहीं आना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। इस वजह से मैं आज अपने रिसर्च सेंटर नहीं गया हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सोचा काम पे जाने से पहले मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर दूं। और इसी वीडियो में मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, मैं वो भी उसका भी थोड़ा सा पार्ट लगा दूंगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई अब्दुल करीम लंदन से आ रहा है मेरे पास, इटली। आज तो वो वैसे स्विट्ज़रलैंड है लेकिन विज़िट पे वो इंशाल्लाह ताला कल तक यहाँ पे आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे घूमने भी जाएंगे। हमारा प्लान है कि फ़्लोरेंस और वेनेज़िया जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला उन सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। उसके साथ दोस्त भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा सारा मज़ा आने वाला है। सो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने वीडियो किस बारे में बनाई है या बनानी है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन थे, तो उसमें मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताया था कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो पीएचडी की कॉल्स होती हैं, पीएचडी के जो एडमिशन्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। ठंड भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। मेरा ख्याल है मुझे अंदर ही चले जाना चाहिए, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा शोर और बारिश हो रही है। आई हैव टू गो इनसाइड। वैसे तो मैं अपने हॉस्टल के बाहर ही फिर रहा हूँ। ये हमारी छोटू बाइक खड़ी हुई है। तो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपके साथ यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट है पीएचडी के एडमिशन्स के लिए वो भी आपके साथ शेयर की। उसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने डिस्कस की। अब मैं आपको बताता चलूँ कि टोरिनो रीजन की एक यूनिवर्सिटी है, टोरिनो कह लें या ट्यूरिन कह लें। टोरिन के अंदर दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन या टोरिनो और दूसरी का नाम है पॉलीटेक्निको दी टोरिनो। तो अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में कोई पीएचडी की कॉल्स ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन पॉलीटेक्निको दी टोरिनो जो है उसमें पीएचडी की कॉल्स ओपन हो चुकी हैं और उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स में 110 पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो जिस जिस स्टूडेंट ने भी अप्लाई करना है, इसी वीडियो में आगे जाके मैं आपके साथ कॉल शेयर करने लगा हूँ। उसकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं वो मैं इसके इसी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसके अंदर 110 पोजीशंस डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी की 30 यूरो फ़ीस है, आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है। फ़ी को आपने एक बार नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वो वाली यूनिवर्सिटीज़ बताएं जिनमें फ़ी नहीं होती है। तो जिसमें फ़ी नहीं होती है उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो भाई साहब जिसने भी अप्लाई करना है उसको फ़ी पे करना पड़ेगी। फ़ी पे करके रिस्क लेके ही आपको आगे चलना पड़ेगा। तो फ़ीस आप पे करेंगे तो फिर ही कहीं दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होगा। तो आपने फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है। अब आपको एक और छोटी सी बात बताता चलूँ, मैंने ऑलरेडी कॉल को रीड किया है। जिस स्टूडेंट की सीजीपीए 3.3 से कम है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता। मीनवाइल मैं ये भी कहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स की सीजीपीए 3.5 से कम है पाकिस्तान में, वो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे है। वो पीएचडी के लिए इटली की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें वो एलिजिबल नहीं होते हैं। मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी सीजीपीए 4 भी होती है, जिनकी सीजीपीए 3.8 भी होती है, 3.9 भी होती है, वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। बट बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि वो फ़लाँ बंदे की 2.9 सीजीपीए थी, वो इटली आ गया, वो पीएचडी पे आ गया। भाई वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीज़ें वेरी करती हैं। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए सीजीपीए आपको हाई 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 क्लास की सीजीपीए चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर रिसर्च होती है और लोगों की पब्लिकेशंस होती हैं और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनकी सीवी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो हम जैसे लोग जो हैं वो रह जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं वो दिल लगा के मास्टर्स करें, अच्छे से अपना थीसिस लिखें,
अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करें, इम्प्रूव करें और अपनी सीजीपी को बेहतर बनाएं ताकि आने वाले सेशंस में वो अप्लाई कर सकें। सो अगेन कह रहा हूँ कि इसकी 30 यूरो फीस है इस यूनिवर्सिटी की, पॉलीटेक्निक ओदी तोरिनो की, और 3.3 सीजीपी से जिस स्टूडेंट की भी सीजीपी कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने बहुत 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 ज़रूरी काम जाना है। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। आपका कोई भी मैसेज हो, कोई भी कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। सो आई हैव टू गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। एडमिशन्स की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए हम आ जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशंस, कॉल फॉर एप्लीकेशंस पॉलीटेक्निक ओदी तोरिनो, ये वाली है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पे, जो पहले वाली वेबसाइट है, या फिर इस वाली वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो ये भी आपको सेम वाली वेबसाइट पे लेके चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपका पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो यू हैव टू गो टू द फर्स्ट वेबसाइट। अब जैसे ही आप फर्स्ट वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस तरह का थोड़ा सा इसका पोर्टफोलियो मिलेगा। इसमें आपको डायरेक्ट ये एडमिशन टू द डॉक्टरेट प्रोग्राम वाले सेक्शन में लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे द अनाउंसमेंट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स प्लेसेस एंड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल as well as how to participate in the selection process and the mandatory deadlines। अच्छा जी, इसके बाद है जी कॉल फॉर एप्लीकेशंस टू द 42 साइकिल डॉक्टोरल प्रोग्राम इज नाउ ऑनलाइन। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करके कॉल फॉर एप्लीकेशंस को रीड आउट कर लेना है। मैं अभी रीड आउट आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको हम नोट डाउन कर लें। सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू द पार्टिसिपेट इन द वेबिनार। वेबिनार के आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लेसेस एंड बैग्स, बैग्स का मतलब होता है स्कॉलरशिप्स। इसमें दो तरह की सीट्स होती हैं या दो तरह की पोजीशंस होती हैं। एक पोजीशन होती है ऑर्डिनरी और एक होती है रिजर्व। ऑर्डिनरी पोजीशन वो होती है जो सब के लिए होती है, मतलब कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो रिजर्व पोजीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होती है जो रिफ्यूजीज हों या फिर किसी और कंट्री के साथ वो कोलैबोरेट करके अप्लाई कर रहे हो, तो उनके लिए वो सीटें या वो पोजीशंस रिजर्व होती हैं। सो इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी प्लेसेस अवेलेबल फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ द 42 साइकिल। द यूनिवर्सिटी विल इनिशियली मेक द अवेलेबल फंडिंग फॉर द 42 साइकिल corresponding to a minimum of 110 doctoral scholarships. These positions will be distributed across 3 competition sessions. It means कि इस यूनिवर्सिटी के भी 3 competition sessions हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीटेक्निको दी मिलानो जो थी उसमें भी ऐसे ही था। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम नीचे मूव करते जाएं तो ये अपडेट्स हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर के कितनी कितनी पोजीशंस किस किस डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हम पीडीएफ फाइल में देख लेंगे। सो ये आपको जस्ट यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोग डेप्थ में जाके देखना चाहते हो कि ये अगर पोजीशन अवेलेबल है आर्किटेक्चर वाले डिपार्टमेंट में, तो इसके ऊपर क्लिक करके लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको पोजीशन के अंदर डेप्थ जितना भी उसका प्रोजेक्ट का टाइटल है जो कुछ भी है वो इसके अंदर बताया होगा स्पेसिफाइड करके, तो वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसा जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम जाएं किसकी ज़्यादा पोजीशंस हो सकती हैं, मैथमेटिकल, हाँ, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे एज ए केमिस्ट्री ही कंसिडर होता है या फिजिक्स ही कंसिडर होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने एमफिल जो है वो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में किया हुआ है तो वो भी मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोजीशंस हैं वो स्पेसिफाइड करके जैसे बताई हुई हैं, जिसके नीचे ये अंडरलाइन किया होगा उसका मतलब ये है कि लिंक है, तो लिंक के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट जो है वो आगे स्पेसिफाइड पोजीशन जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इटालियन में लिखा हुआ है, इटालियन को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपने इंग्लिश में इटालियन को कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जाना है ट्रांसलेट एंड गो टू इंग्लिश। अब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया पेज। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे
as part of the first session of the 42 cycle the following thematic mean to say के projects scholarships are available for the doctoral course in material science and technology. तो मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये 4 पोजीशंस अवेलेबल हैं। ऐसी पोजीशंस हैं जिसके ऊपर फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल साइंस में जिन्होंने मास्टर्स किया वो स्टूडेंट्स भी इन पोजीशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन अगर हम ओपन करते हैं जैसे डेवलपमेंट एंड करेक्टराइजेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर अलॉयज फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन एरोस्पेस सेक्टर, इसको हम अगर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सारी की सारी इसकी डिटेल जो है वो ओपन होके आ गई है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ये टाइटल है सबसे पहले जो आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मतलब आगे लेके इसको चलना है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया कि फंडिंग किस तरफ से है, टोरिनो यूनिवर्सिटी की तरफ से है। सुपरवाइजर कौन है जी, ये आपका सुपरवाइजर है फेडरिका बोंदिलो पॉलीटेक्निको .it। सो इसके बाद कॉन्टैक्ट आप इससे कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर बताइए कि रिसर्च एक्टिविटी किन चीज़ों के ऊपर जो है वो लाए कर रही है। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव भी बताया गया कि अगर किसी ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। ऐसे ही इसकी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। स्किल्स एंड कॉम्पिटिशन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी, यहाँ पर हमारे पास है जी पीडीएफ फाइल इस कॉल की, इस एडवर्टाइजमेंट की, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निक दी तो रीनो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट पेज पे कॉल की सारी डिटेल लिखी हुई है। कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू द डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ पॉलीटेक्निको दी तोरिनो फॉर 42 साइकिल। पहले पेज पे आपको इसकी सारी की सारी कंटेंट्स मिल जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ कंटेंट्स हैं ऑलमोस्ट 24 कंटेंट्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो मेजर कंटेंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं। इसमें सबसे पहले एडमिशन टू डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, पोजीशंस अवेलेबल, कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन सेशंस, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन, आपने एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है ये आर्टिकल नंबर आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन एवेल्युएशन प्रोसेस है, इंटरव्यू है, रैंकिंग्स हैं, एनरोलमेंट है। एनरोलमेंट का कंटेंट जो है वो आपने उस वक्त रीड करना है, आप पहले भी रीड कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो जाता है फाइनली, फिर वो इनरोलमेंट वाले सेक्शन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पेज जो था वो सारे के सारे इस कॉल की जो कंटेंट्स हैं, मतलब मेजर जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह उनके बारे में ये पेज है। तो आपने ये रीड आउट अच्छे तरीके से कर लेना है। अब सेकंडली हम चलते हैं जी, सबसे पहला जो आर्टिकल नंबर है उसमें हमारे पास है एडमिशन टू द डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। तो a public competition is announced for the admission to the PhD programs at Politecnico di Torino for 42 cycle। सो हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनमें सबसे पहला आर्किटेक्चरल हिस्ट्री एंड प्रोजेक्ट, सेकंड पे है बायो इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जेटिक्स, फिजिक्स, एरोस्पेस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल हेरिटेज, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजर कंटेंट्स पढ़ रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने भी अप्लाई करना है मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो सारी की सारी कॉल जो है वो अच्छे तरीके से पहले रीड आउट कर लें, ताकि उनको किसी किस्म का कोई शक शुबा ना रह जाए। तो पहले हमने प्रोग्राम्स डिस्कस कर लिए हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर पीएचडी की पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस प्रोग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये प्रोग्राम्स हैं और बोर्से का मतलब होता है स्कॉलरशिप्स। तो हमारे पास आर्किटेक्चर हिस्ट्री एंड प्रोजेक्ट के अंदर 3 है। इसी तरह बायो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सर्जिकल साइंसेज में 4 हैं। डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इसमें 2 हैं।
एनर्जेटिक्स में 11 हैं, 11 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, फिजिक्स में 3 हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 5 हैं एंड केमिकल इंजीनियरिंग में 4 हैं और सिविल इंजीनियरिंग में 17 बहुत स्कॉलरशिप्स हैं इसमें। इसी तरह इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 17 यानी कि 17, इसमें भी बहुत नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह ही मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 6, कंप्यूटर साइंस 9, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8, पोरो पा patrimonio, I don't know what is the Italian, but architectural heritage में 2 हैं। इसी तरह मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8 हैं, मैथमेटिकल साइंस में 5 हैं, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट में 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स यहाँ पे 110 है। तो बहुत ज़्यादा सारे डिपार्टमेंट्स में, प्रोग्राम्स में पोजीशंस अवेलेबल हैं। आप सारे के सारे क्राइटेरिया को रीड आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप्स की हमने बात कर ली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इटली के अंदर कितने बजट मिल रहा होता है स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे पीएचडी कर रहे होते हैं या वहाँ पे स्कॉलरशिप कितना होता है। तो 2026-27 के एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंगली ईच स्टूडेंट यानी कि हर स्टूडेंट को यहाँ पे 18,854 यूरो मोर और लेस जो है वो मिलेंगे थ्रू आउट द ईयर। और इसकी जो नेट मंथली ग्रास अमाउंट जो बनती है अप्रोक्सीमेटली 1386 यूरोस बनती है, यानी कि आपको पर मंथ जो सैलरी है वो 1386 यूरो मिलेगी हर स्टूडेंट को। अच्छा जी, इसके बाद जी इसके अंदर डेप्थ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपने स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए देखनी है। तो ये इतनी बड़ी बातें नहीं होती, जब आपका एडमिशन हो जाता है ये ऑटोमेटिकली आपको ग्रांट कर दिया जाता है स्कॉलरशिप। अब इसके बाद हम चले जाते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, सीधा-सीधा बस देखते हैं सिलेक्शन सेशन। सिलेक्शन सेशन इसके 3 है। फर्स्ट सेशन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेकंड सेशन है, थर्ड सेशन है। तो फर्स्ट सेशन जो है वो ऑन गोइंग है। आप जितना जल्दी हो सकता है 30 अप्रैल से पहले अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें और अप्लाई कर दीजिए। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिलेक्शन प्रोसेसेस। तो कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिसको आप फुलफिल करके एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जस्ट आपने वही यहाँ पे अपलोड करता है। जैसे ही आपका मास्टर्स कंप्लीट होता है पाकिस्तान में, तो आप कोशिश किया करें कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से आप लगते हाथ ही अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ले लें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि इटली में क्या आइल्स की ज़रूरत होती है? आइल्स की बिल्कुल भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। पीएचडी के लिए आपने स्पेसिफिकली अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है और वही अपलोड करना होता है। सारी की सारी यूनिवर्सिटियों के लिए यही रिक्वायरमेंट होती है, तो आइल्स की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मास्टर थीसिस। जिन लोगों ने अपना मास्टर्स का थीसिस सबमिट करवा दिया हुआ है या जो लिख रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, उनके पास अगर अपना मास्टर का थीसिस है तो उसमें से अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट करके अपना मास्टर के थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट भी वो अपलोड करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है मोटिवेशनल स्टेटमेंट। आपने अपना एक मोटिवेशनल लेटर जो है वो भी अपलोड करना है अप्लाई करते वक्त। अब रेफरीज की बात आ जाती है, तो रेफरीज जो हैं कम से कम आपके पास 2 रेफरीज का होना ज़रूरी है। आई विल रिकमेंड यू कि आपके पास ऐसे रेफरीज होने चाहिए जो ऑन द स्पॉट आपके रेफरेंस लेटर्स अपलोड कर दें और स्टेटस को अपडेट कर दें। तो रेफरीज आई विल रिकमेंड कि आपके पास या तो एसोसिएट प्रोफेसर या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपका सुपरवाइजर तो मस्ट होना चाहिए आपका एज रेफरी। उसके बाद आ जाते हैं जी, आई थिंक सो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। थर्ड स्टेप है द एप्लीकेंट में अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई पोर्टल व्हाइल नॉट मैंडेटरी। ये वाले डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो आप अपलोड ना करें। उसमें डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जिसे हम डीओवी कहते हैं, सीमिया है, डीओवी है। सीमिया या डीओवी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके जो आप एचएससी से अपनी डिग्रीज अटेस्टेड करवाने के बाद जब आप उसको ट्रांसलेट करवाते हो इटालियन लैंग्वेज में,
तो उसको एक पूरे बंडल को आप DOV या सेमिया कहते हैं, तो यहाँ पे अभी वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपका एडमिशन अल्लाह करे हो जाता है तो फिर आपने अपलोड करने हैं। ये भी 4 नंबर भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपलोड ना करें। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो आपका एक प्लस पॉइंट है, आपने अपनी पब्लिकेशंस भी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो पब्लिकेशन का एक मेजर रोल होता है आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने में। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है? द एप्लीकेशन टू द पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन इंक्लूड्स ऑल द अफोर्डमेंट अटैचमेंट व्हिच फ्रॉम द इंटीग्रल पार्ट देयरऑफ। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास सेशंस बताए हुए हैं। 20 मार्च से पहला सेशन ओपन है और 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 2 बजे PM सेंट्रल यूरोपियन टाइम के अकॉर्डिंग ये क्लोज हो जाएगा। सेकंड जो है वो अक्टूबर 15 से स्टार्ट होगा 2026 की। थर्ड 14 जनवरी 2027 से स्टार्ट होगा। तो ये आपने माइंड में रख लेना है, यानी कि 30 अप्रैल 2026 इस कॉल की लास्ट डेट है फर्स्ट सेशन की। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, आपने 5 नंबर अगर यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट तो लिखा हुआ है अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 30 यूरो मस्ट बी पेड फॉर ईच डॉक्टोरल प्रोग्राम। इस यूनिवर्सिटी के ईच प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 30 यूरो फीस जो है वो मस्ट होना ज़रूरी है। आप जब तक फीस नहीं पे करोगे आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक था सारे का सारा। अब ये चीज़ें आप खुद रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के एवेल्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ होने के बाद ये चीज़ें आपको एवेलुएट करके बता दी जाएंगी। सो आप ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट खुद भी रीड कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया बताया गया है कि किस किस डॉक्यूमेंट के कितने कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, कितने कितने नंबर ऑफ मार्क्स हैं। मैक्सिमम एवेल्युएशन प्रोसेस के आपके 40 मार्क्स होंगे, उनको डिवाइड किया गया इन डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ के ऊपर और फिर उसको आगे भी सब डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। तो फिर बताया गया ओनली एप्लीकेंट्स दैट obtained at least 40 points from the sum of the evaluation the qualifications scientific interest and motivations are admitted to the interview। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टोटल नंबर जो है वो कितने होंगे। 40 इसके हो गए, 60 आई थिंक सो आपके इंटरव्यू के होंगे। 40 एंड 60 बिकम 100 एंड 100 में से जिन लोगों के 60 मार्क्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होंगे एवेल्युएशन प्रोसेस के अंदर। तो 60 जस्ट आपका पासिंग क्राइटेरिया है। 60 से ज़्यादा ही मार्क्स होंगे तो आपके ही मेरिट लिस्ट में आएंगे। के बाद बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 16, आप ऊपर कंटेंट्स में भी जाके देख सकते हैं कि अगर आप अपने एवेल्युएशन प्रोसेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपने अपनी इनरोलमेंट करवानी है PhD प्रोग्राम्स के अंदर। इनरोलमेंट के लिए बताया गया कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेशन हु मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट एज ऑफ August 31, 2026 they can apply for the enrollment in the PhD programs। इनरोल होना एक अलग फैक्टर है और एडमिशन की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना एक अलग फैक्टर है। तो सबसे पहले तो आपने एडमिशन को सक्सेसफुली अचीव करना है, उसके बाद ही आपने एनरोलमेंट करनी है। ये बाद की बातें हैं। तो बस आपने अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांगली जो है वो पुट करना है, तो अल्लाह करे आपका एडमिशन हो जाए। ये सारी की सारी बातें बात की हैं। अब थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूँ, डाउन स्क्रॉल अगर मैं करूँ तो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन ओके। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये लिखा हुआ है अपेंडिक्स मिनिमम ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉर डिग्रीज ऑब्टेन्ड अब्रॉड। ऐसे स्टूडेंट्स जो इन कंट्रीज के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, मतलब कि इनके ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से यानी कि CGP के हिसाब से अगर वो लाई करते हैं तो वो फिर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेश का बताया, चाइना, कोलंबिया, यूरोपियन कंट्रीज ब्ला 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 ब्ला। आप अपने कंट्री को यहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं जहाँ से भी आपने मास्टर्स किया है। इंडिया के लिए 70 मार्क्स हैं, पाकिस्तान के लिए मोस्ट स्पेसिफिकली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जिन स्टूडेंट्स की CGPA 3.3 या 3.3 से ज़्यादा है वो एलिजिबल हैं इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। जिनकी CGPA से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपकी CGPA जो है वो 3.3 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, या फिर आपके मार्क्स जो हैं
वो 75% आउट ऑफ 100 जो है वो होना ज़रूरी है अगर आपने किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या एमफिल किया हुआ है। तो बाकी के कॉल के जितने भी सेक्शंस हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आइल्स अगर किसी ने किया हुआ है तो उसके 5.5 मार्क्स हैं, लेकिन आइल्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सो ऑल इज दैट, आपने सारी की सारी कॉल को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। फिर भी किसी तरह का कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख ली है। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो अप्लाई करने में या कॉल के अंदर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आई नो मैंने बहुत जल्दी में स्क्रीन रिकॉर्ड की है, क्योंकि मुझे जाना है और मुझे पता है कि 2-3 दिन तक मैं फिर रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकूँगा। बट मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगा। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, जिसकी सीजीपी अच्छी है वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे का फोस्कारी वेनेसिया यूनिवर्सिटी है, बोलोनिया है, इन यूनिवर्सिटीज़ की कॉल ओपन होने जा रही हैं, तो इनकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको अगेन बताता चलूँ कि किसी ने भी किसी प्रोफेसर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है और जो कुछ भी करना है आपका यूनिवर्सिटी ने ही करना है। सो आई विश यू बेस्ट टेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर एक छोटी सी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।